हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का क्या पर्पज़ है और प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो आउटपुट और इनपुट के रेशियो को जो है शो करती है। अब हम बात आती है कि यहाँ पे आउटपुट और इनपुट क्या चीज़ है। आउटपुट तो ये है कि जो आइटम्स आपके प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं या जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो आपका आउटपुट में आ जाएगा। और इनपुट में क्या आएगा, इनपुट ये है कि उस आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, मशीन की कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, कोई लोन ले रखा है वो, तो ये सब सारे आपके इनपुट, ठीक है, और आउटपुट जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियो होता है उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब एक तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी को डिनोट करता है। ठीक है, यही से इसी की डेफिनेशन बनी है। तो देखिए, इट रेफर्स टू द इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। यह प्रोडक्शन सिस्टम की इफिशियंसी को बताता है। मतलब हमें प्रोडक्टिविटी से ये पता चल जाता है कि हम अपनी कंपनी के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का कितना अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वह मशीन्स का हो, चाहे लेबर का हो, ठीक है, क्योंकि सबकी प्रोडक्टिविटी आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। लेबर की भी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मशीन की प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं कि कौन सी मशीन का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है या लेबर का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोडक्टिविटी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन हो गई। द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट अटेन्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन रिलेशन टू द सम ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एफर्ट्स एक्सपेंडेड इन इट्स प्रोडक्शन। इसमें यही, जो भी आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, वो अपॉन सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एफर्ट्स, मतलब इसमें वही आ जाएंगे डायरेक्ट एफर्ट जो आप डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं और जो इनडायरेक्ट वे में है, जैसे लैंड कॉस्ट होगी, कैपिटल कॉस्ट होगी जो एक बार बिल्ट हो चुकी है, ठीक है, मशीनों के रेट जो डेप्रिशिएट होते हैं, तो वो सारे फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करने के बाद आपको एक्चुअल प्रोडक्टिविटी का पता चलता है। ठीक है, आगे, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दिस प्रोडक्टिविटी रेशियो मस्ट बी एट लीस्ट 1। इसका क्या मतलब, आप जैसा कि आप समझ ही गए कि आउटपुट अपॉन इनपुट फार्मूला है प्रोडक्टिविटी का। तो कह रहे हैं कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही वो, और जो आपने खर्चे लगाए, अगर वो इक्वल इक्वल चल रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी का रेशियो 1 आएगा ना। तो लिखा है मस्ट बी एट लीस्ट 1, तो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। यानी कि प्रोडक्टिविटी का जो है, प्रोडक्टिविटी वो 1 से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो 1 से कम चल रही तो इसका मतलब बिजनेस घाटे में जा रहा है। ठीक है, और अगर 1 से ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी तो इसका मतलब आप कंफर्टेबल कंडीशन में हो। लिखा ना, इफ इट इज़ मोर देन 1 द ऑर्गेनाइजेशन इज इन कंफर्टेबल पोजीशन। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या रहता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब वो आगे भी आप पढ़ेंगे, आगे की कुछ क्लास में पढ़ाया जाएगा कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। और जैसे हम मैथमेटिकल अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो कि अगर हम आउटपुट को बढ़ा दें तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, और अगर इनपुट को डिक्रीज कर दें तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। लेकिन ये अब इसमें और ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग क्लास होगी, उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें देखेंगे, लेकिन अभी इसमें देखते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू आइडेंटिफाई वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का यही टारगेट है कि किसी तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाईएस्ट उसको किया जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर्पस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब बात आती है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो उसको अलग अलग लेवल पर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट उसको इंक्रीज क्यों करना चाहता है। जैसे टू प्रोड्यूस गुड अर्निंग, ठीक है, तो जब अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। टू सेल मोर, ज़्यादा बिकेगा, और टू स्टैंड बेटर इन द मार्केट, और आप मार्केट में अच्छा compete कर पाओगे। भाई जब ज़्यादा बिक रहा है ना, तो कस्टमर का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो मार्केट में आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। दूसरा, वर्कर के हिसाब से क्या बेनिफिट है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि जब कंपनी मार्केट में अच्छी पकड़ बना रही है तो इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। जब कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है तो वर्कर की ग्रोथ भी उसी से ही जुड़ी होती है।
आपकी वहाँ सैलरी अच्छी बढ़ती रहेगी, ठीक है। बेटर वर्किंग कंडीशन, उस कंपनी का काम करने का माहौल अच्छा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। वह आप इसका उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए कंपनी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही है, मार्केट में वो स्टैंड नहीं कर रही, ग्राहक कम हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, प्लांट कभी कहेंगे कि शट डाउन आ रहे हैं, शट डाउन आएंगे तो सैलरी कम होगी। समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो मैनेजमेंट को भी फ़ायदा है, तो फिर वर्कर को भी फ़ायदा है, और अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो उसका नुकसान मैनेजमेंट को भी है और वो नुकसान फिर वर्कर को भी आएगा, ठीक है। अब कस्टमर को इसमें क्या बेनिफिट है, रिड्यूस प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कि जो उसका प्राइस है वो इतना हाई नहीं जाएगा और वो कंपेटेबल उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, तो ये कस्टमर के रिगार्डिंग उसको बेनिफिट है। तो ये 3 आपने देख लिए कि पर्पस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें 2 कैटेगरी रखी गई हैं, कंट्रोलेबल और इंटरनल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मतलब ये हो गए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अनकंट्रोलेबल और एक्सटर्नल फैक्टर वो हो गए जो कंपनी के बाहर हैं लेकिन कंपनी की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं अब। तो कंट्रोलेबल फैक्टर में सबसे पहला आ रहा है प्रोडक्ट फैक्टर, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिज़ाइन वो कैसे प्रोडक्टिविटी या उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कैसे प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। तो हम जानते हैं कि जो कोई भी प्रोडक्ट जो बनाया जाता है वो कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया जाता है ना। तो अगर वो उस काम को फुलफ़िल कर रहा है जिस चीज़ के लिए वो बना है, तो उसकी मार्केट में सेल अच्छी होगी, है ना। सेल अच्छी होगी तो जो है आउटपुट अच्छे आएंगे, आउटपुट बढ़ेगा मीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट इसमें एक ये है कि प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटर डिज़ाइन होगा तो इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको एलिमिनेट किया जा सकता है अच्छे डिज़ाइन के थ्रू, जैसे आजकल कैड आ गई है, डिज़ाइन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है। तो जो ऐसा कोई पार्ट है कि जिसकी अननेसेसरी पार्ट है उसको ना बना के उसको हम एलिमिनेट कर दें, तो उसमें क्या होगा, आपके उस पार्ट की मटेरियल बचेगा, उस पार्ट को बनाने में जो लेबर कॉस्ट आ रही है वो बचेगी, टाइम बचेगा, तो इतनी सारी आपकी सेविंग जो है वो हो जाएगी। तो ये जो है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट और इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं ये आप अब कुछ आसानी से समझ सकते हो, इनमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मशीनें अच्छी तरीके से रन कर रही हैं, आपके इक्विपमेंट वेल मेंटेन्ड हैं, तो वो क्या होगा, बिना रुके जो है, बिना ब्रेक डाउन के आसानी से काम करते रहेंगे, तो जिससे आपका आइडल टाइम कम होगा, मशीनें खाली नहीं रहेंगी, काम करती रहेंगी, ठीक है। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक। तो ये ऐसा फैक्टर है जो आप इंटरनल फैक्टर्स है ना, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। थर्ड है टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। जो भी नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, है ना, और जैसे मान लीजिए पहले एनसी मशीन यूज़ होती थी, अब सीएनसी मशीन यूज़ होती हैं, रोबोटिक्स भी अब आ चुका है जो आराम से इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं इनकी हेल्प से भी, या और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, स्क्रैप को कम करें, आइडल टाइम को कम करें, है ना। तो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, आउटपुट बढ़े, अच्छा हमको रिजल्ट मिले, ठीक। नेक्स्ट है मटेरियल एंड एनर्जी। मटेरियल और एनर्जी में भी क्या है कि एनर्जी हमें कंज्यूम जो हो रही है इंडस्ट्री में उसको कम करने की कोशिश करनी है। कि आपको मशीनरी देखनी है, हमारी मशीन किस तरीके की है, अगर ज़्यादा पुरानी होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही है या फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, वो हमें ध्यान देना है। मटेरियल किस तरीके का है, ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट है हमें प्रोडक्ट की उसी के हिसाब का मटेरियल का हमें सिलेक्शन करना है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी मटेरियल की तो फिर वो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, कस्टमर को पसंद नहीं आएगा तो सेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको लिखना बहुत आसान है और समझना भी बहुत आसान है बच्चों के लिए। तो जो इतनी सारी जो है टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, पहले भी मैं कई सारी क्लासों में ऐसे टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो कुछ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक होते हैं थोड़े थोड़े रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो जब बच्चा पढ़ता रहता है तो उसको चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें देखे लिखा हुआ भी देखो, द फैक्टर दैट आर टू बी कंसिडर आर सेलेक्टिंग ऑफ क्वालिटी मटेरियल,
क्वालिटी मटेरियल जो है आपकी मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप को आपको कम से कम करना है ना। ऑप्टिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड एनर्जी सेविंग, उसी तरीके के जो क्या कहते हैं मशीनरी यूज़ करनी है, या कोई फॉल्ट हो रहा है मशीनरी में, पुरानी हो रही है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो उसको हटाना है, नई लेके आना है या रिपेयर कराना है, ये सब चीज़ें हमें देखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर आप समझती हो कि भाई कोई भी इंडस्ट्री जो है उसमें जो ऑपरेटर होते हैं या जो मैन पावर होती है वो मेन होती है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो वर्कर की क्या कहते हैं इफ़िशियंसी, उनके स्किल, उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, इन सब बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो वही है कि आपके जो वर्कर हैं वो अच्छी तरीके से ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपीरियंसफुल होने चाहिए, ठीक, ताकि वो बेटर रिजल्ट दे पाएँ। नेक्स्ट है वर्क मेथड्स। वर्क मेथड्स में क्या है, इसके क्लास के बारे में बच्चों आप ये टॉपिक देख रहे हो, जैसे वर्क स्टडी और जो है क्या कहते हैं मेथड स्टडी, इनके ऊपर मेरी अलग से भी क्लास बनी हुई है कि वर्क स्टडी क्या होती है, मेथड स्टडी क्या होती है, वो आप देख भी सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जिसमें हम ये बताया जाता है कि काम किस तरीके से करना है। ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये भी हमें इस वजह से पढ़ाई जाती हैं, या इंडस्ट्री में भी इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि जो वर्कर हैं वो उनका जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छा हो, उनका आइडियल टाइम कम हो, मतलब वर्कर खाली ना रहें उस तरीके से, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिले, अच्छा प्रोडक्शन हमें अचीव हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बी आ रहा है अनकंट्रोलेबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हो जाएंगे जो इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, ये बाहर हैं, लेकिन इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें पहला आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन पावर, लैंड एंड रॉ मटेरियल आर विटाल टू द प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब यह है कि जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है या जहाँ प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे मटेरियल किस तरीके का मिलता है। मान लीजिए कहीं ऐसी इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल दूर दूर से आ रहा है, ज़मीन महंगी है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी तो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगी ना। मान लीजिए ऐसी जगह इंडस्ट्री खुल गई जहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी मिल रही है, तो बहुत सारी कॉस्ट तो ज़मीन में ही चली गई। ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए कि मटेरियल दूर से लाना पड़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये चीज़ें प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करेंगी। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना होता है। और दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट भी कैसे जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है आप अच्छे से समझते हैं कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय को लेके हों, चाहे मटेरियल को लेके हों, ठीक है, चाहे क्वालिटी को लेके हों, चाहे सेफ्टी को लेके हों। तो उनके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, और उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। उसमें भी खर्चे होते हैं, ठीक, मतलब फीस जाती है या जो भी चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट जो पेश करने होते हैं, तो ये चीज़ें भी प्रोडक्टिविटी को जो है अफेक्ट करती हैं। ठीक है। और लास्ट है इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। मार्केट में हम जानते हैं कि कंपटीशन होता ही है, तो मार्केट में जब कंपटीशन होता है कि एक सेगमेंट में कई तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, तो ये कंपटीशन भी कभी कभी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट होगी, मान लीजिए कोई आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सामने वाली कंपनी कोई और कंपनी भी उसी तरीके का प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रही है, तो वो कोशिश करेगी कि इसी प्राइस में लेके आना है उसको, तो फिर वो वहाँ पे अपने जो इनपुट हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके साथ छेड़खानी करेगी या क्वालिटी कम करने की कोशिश करेगी, तो वहाँ से भी प्रोडक्टिविटी में अंतर आ जाता है। ठीक है। तो ये हैं बच्चों अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स और कंट्रोलेबल फैक्टर्स। आसान टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।